हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज हम प्रकाश की कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश के अपवर्तन और उसके दैनिक जीवन में जो अपने उदाहरण हैं वो सभी वीडियोस देख लिए थे। आज हम प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाले प्रकाशिक उपकरण लेंस के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पिछले हमारे जितने भी वीडियोस हुए हैं उनके कुछ है ना क्वेश्चंस देखेंगे, ये पता करने के लिए कि हमने पिछला वीडियो किस हद तक देखा है और कितना हमें समझ में आया है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते ही हमें अपना गहराई पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम टॉपिक लेंस। ठीक, तो चलिए भाई, हमने अगर लेंस को परिभाषित करना है तो सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी पारदर्शी सतह जिसकी कम से कम एक सतह जो होती है, कोई भी ऐसी पारदर्शी वस्तु जिसकी कम से कम एक सतह जो होती है वो गोलीय होनी चाहिए, वो कहलाती है लेंस। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका एक वस्तु है ना, एक पारदर्शी वस्तु है। सपोज मतलब कांच का बना होगा, पानी लकड़ी है ना, पानी का किसी भी चीज का बना होगा जो पारदर्शी हो। बस इसका कोई भी एक सतह कैसा होना चाहिए, कर्वेचर लिया होना चाहिए, वक्र होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। अब समस्या ये होती है कि कई बार हमें जो है खासकर रेलवे वगैरह के कुछ कुछ क्वेश्चंस पे लेंस के नामकरण जैसे सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कब हमारा पीएससी या व्यापम भी इस तरह के क्वेश्चन पूछ के हमें कंफ्यूज कर दे, तो आइए आज के वीडियो में हम लोग लेंस के नामकरण के साथ कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो लेंस से जुड़े हुए हैं और हमारे पिछले वीडियो यानी परावर्तन से भी जुड़े हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। अब आप देखिए, किसी भी लेंस का नामकरण करना है तो हम लोगों ने 10वीं की कक्षा तक तो पूरा प्रकाश पढ़ा है और हमने दर्पण और लेंस पूरा पढ़ा है और हमने दो प्रकार के लेंस देखे थे, एक तो आपका उत्तल लेंस और दूसरा हमने देखा था अवतल लेंस। अब ये तो हुआ सामान्य नाम जो हम सामान्य तरीके से बोल देते हैं, लेकिन इनके लेंस की प्रकृति जो है वो बदल जाती है, लेंस का आकार आकृति बदल जाती है, जिससे उसका नाम में भी थोड़ा सा परिवर्तन आता है। तो चलिए नाम को सीखते हैं कैसे। जैसे देखिए आपके पास ये रहे है ना लेंस, तो किसी भी लेंस का नामकरण करना होता है तो सबसे पहले हम लोग इसके लेफ्ट हैंड साइड वाले सरफेस को देखते हैं, है ना, बाएं हाथ वाले सरफेस को देखते हैं। ठीक, और बाएं हाथ वाले सरफेस को देखने के बाद हम उसको छोड़ देते हैं और फिर दाएं हाथ के सरफेस को देखते हैं। तो बाएं सरफेस को देखने से हमको पता चल रहा है ना, ये कैसा है। फिर दाएं सरफेस को देखेंगे कैसा है और दोनों को मिलाकर इसका नामकरण कर देंगे। जैसे देखिएगा हिंदी में कैसे करते हैं, है ना, इंग्लिश में ज्यादा आसान है, हिंदी में कैसे करते हैं। तो देखिए बायां सरफेस इसका कैसा दिखाई दे रहा है, कॉन्वेक्स या उत्तल दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है, उत्तल दिखाई दे रहा है। इसके बाद हम लोग जो है दायां सरफेस इसका देखते हैं तो वो भी कैसा दिखाई दे रहा है, उत्तल। अब संधि कर दीजिए दोनों का तो ये हो जाएगा उत्तल उत्तल। जबकि अंग्रेजी में इसका नामकरण बड़ा ही आसान होता है। भैया लेफ्ट सरफेस पहले देख लीजिए, ये है कॉन्वेक्स, फिर आपका राइट सरफेस पहले दूसरी बार देख लीजिए, वो हो जाएगा वो भी कॉन्वेक्स। अब दोनों के बीच में आप ओ लगा दीजिए, बन जाएगा कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स। तो इंग्लिश में नामकरण बड़ा आसान है, बस ओ जोड़ना है। हिंदी में तो संधि का कार्य हो जाता है और संधि हम खेलते ही रहते हैं। इसी प्रकार से चूंकि इसके दोनों ही सतह उत्तल है, इसीलिए इसको हम लोग उभयोत्तल भी कह देते हैं। कुछ किताबों में उभयोत्तल लिखा रहता है, जबकि अंग्रेजी में इसी को हम लोग बाई कॉन्वेक्स के नाम से जानते हैं। आइए दूसरा आपका लेंस बचा हुआ है उसको भी कर ही लेते हैं। ये आपका है ना लेंस आपको दिखाई दे रहा है। जब हम लोग इसको लेफ्ट हैंड साइड से बाएं सतह से देखेंगे तो ये हमको ऐसा है ना अंदर धसा हुआ अवतल दिखाई दे रहा है, तो हिंदी में इसका नामकरण कर लेते हैं ये अवतल। और उसके बाद राइट हैंड साइड से देख लेते हैं, दाएं साइड से देख लेते हैं, ये भी फिर कैसा है, अवतल। दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा अवतलावतल। इसी प्रकार से अंग्रेजी में है ना लेफ्ट सरफेस कॉनकेव है और राइट सरफेस भी कॉनकेव है। इस प्रकार से बीच में ओ लगा दीजिए, हो जाएगा कॉनकेवो कॉनकेव, है ना। तो भाई यहाँ पर भी दोनों ही सतह कॉमन है, दोनों ही कॉनकेव है, दोनों ही अवतल है, तो इसको हम लोग उभयावतल और अंग्रेजी में बाई कॉनकेव के नाम से जानते हैं। चलिए अब जैसा मैं चित्र दिखा रहा हूँ अपने जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे वीडियो देखते हुए उनका नामकरण करने का प्रयास कीजिए, थोड़ा आनंद लीजिए। नाम लेने पे बड़ा जो है आनंद आएगा। चलिए देखते हैं। ये आपका एक शेप दिखाई दे रहा है, तो पहले आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस देखिए उत्तल, फिर राइट हैंड साइड का सरफेस देखिए उत्तल, नाम हो गया उत्तलोत्तल। ठीक है, इसी प्रकार से इस सरफेस को देखिए, लेफ्ट हैंड सरफेस आपका कैसा है, समतल, और राइट हैंड साइड का समतल है उत्तल, हो जाएगा समतलोत्तल। इसी प्रकार से आपका यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस है अवतल, राइट हैंड साइड का सरफेस आपका उत्तल, हो जाएगा अवतलोत्तल। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस है उत्तल, जबकि राइट हैंड साइड का है अवतल, हो जाएगा उत्तलावतल। इसी प्रकार से देखिए
आपका लेफ्ट हैंड साइड का सरफेस है उत्तल और राइट हैंड साइड का है समतल, तो ये हो जाएगा उत्तल समतल। अगले में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड भी अवतल, राइट हैंड साइड भी अवतल, हो जाएगा है ना अवतल अवतल। अब देखिए यहाँ पर देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में है अवतल, राइट हैंड साइड है समतल, हो जाएगा अवतल समतल। एक अंतिम देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड है आपका समतल और राइट हैंड साइड है अवतल, तो ये हो जाएगा समतल अवतल। ये तो हुआ आपके लेंसों का नामकरण। जनरली हम लोग है ना उभयोत्तल यानी कि उत्तलोत्तल, जो आपका सबसे फर्स्ट वाला जो आपका इमेज दिखाई दे रहा है, यही हमारे टेक्स्ट बुक में इमेज फॉर्मेशन में यूज किया जाता है। बाकी सब नामकरण के दृष्टि से आपने याद रख लिया। अंग्रेजी वालों के लिए तो बस कुछ नहीं है, दोनों सरफेस के बीच में ओ जोड़ दीजिए, आपका नाम सामने आ जाता है। चलिए, लेंसों का नामकरण कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर देखिए, दो लेंस है आपके पास, एक है ना कॉन्वेक्स लेंस और एक कॉन्केव लेंस, उत्तल और अवतल लेंस। इन दोनों ही लेंस के बीचों बीच है ना हॉरिजेंटली या क्षैतिज रूप से खींची गई जो रेखा होती है वो कहलाती है मुख्य अक्ष। और दोनों ही लेंसों के बीचों बीच वर्टिकल ऊर्ध्वाधर खींची गई रेखा जहां पर भी आपके मुख्य अक्ष को काटती है, प्रिंसिपल एक्सिस को काटती है, क्रॉस करती है, वहीं पर जो क्रॉस पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक बिंदु या प्रकाशिक केंद्र। जब हम लोग लेंस के प्रतिबिंब निर्माण का घटना देखेंगे तब ऑप्टिकल सेंटर बहुत ही महत्वपूर्ण है ना बिंदु होता है। यहाँ से हमारा एक आपतित किरण हमेशा गुजरेगा। तो जैसे हम लोगों ने दर्पण में पढ़ा था ध्रुव, वैसे ही यहाँ पर आपका ऑप्टिकल सेंटर काम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेंस का कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। भाई देखिए, हमें एक चीज तो पता है कि कोई भी वस्तु जो अनंत पे रखी हुई हो, चाहे दर्पण की हो या लेंस की हो, तो उससे आने वाली आपतित किरण जो होती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर ही होती है। कैसी होगी? मुख्य अक्ष के समानांतर ही होती है। इस बात को इतनी बार हम लोग हर वीडियो में दोहरा चुके हैं कि ये लगभग आपको याद हो चुका होगा। अब उत्तल लेंस के संदर्भ में बात करेंगे तो उत्तल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समेट देता है फोकस में, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग लेंस या अभिसारी लेंस के नाम से जानते हैं। जबकि अवतल लेंस अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसे अपसारी या डाइवर्जिंग लेंस के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमने जब दर्पण पढ़ा था तो वहां पर यही शब्दावलियां ठीक उल्टी थी। यही कारण है कि यदि आपने दर्पण अच्छे से पढ़ लिया है तो लेंस आपको एक बार में समझ में आ जाता है, लेकिन ठीक उल्टा पढ़ना रहता है। कैसे जरा देखिए यहाँ पर आपके पास ऊपर लेंस है, ऊपर देखिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है ना और कॉन्केव लेंस, जबकि नीचे देखिएगा आपका कॉन्केव मिरर और आपका कॉन्वेक्स मिरर है ना। उत्तल अवतल और आपका अवतल उत्तल, ऊपर लेंस नीचे मिरर, ध्यान दीजिएगा। अब दोनों में ही अनंत से आने वाली प्रकाश किरणें जो होती है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है वो मुख्य अक्ष है ना। अब यहां पर देखिए कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण दोनों ही अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को समेट देता है। इसीलिए इनको किस प्रॉपर्टी या किस प्रकृति का कहा जाता है ना, अभिसारी या कन्वर्जिंग। कैसा कहा जाता है? अभिसारी या कन्वर्जिंग। तो जो भी नियम कायदे कानून प्रतिबिंब निर्माण के आप लोगों ने अवतल दर्पण के लिए अवतल दर्पण के लिए पढ़ा था, वो पूरा का पूरा उत्तल लेंस के लिए अब आप पढ़ेंगे, ठीक उल्टा। और जितने भी नियम कायदे कानून हमने जो है प्रतिबिंब निर्माण में आपके उत्तल दर्पण के लिए पढ़े थे वो हम अवतल लेंस में पढ़ेंगे, ठीक। आप एक को पढ़ लीजिए, मिरर को, आपका लेंस अपने आप याद हो जाएगा, दर्पण से आपका लेंस याद हो जाएगा। बस उल्टा करना है। जो उत्तल दर्पण के लिए पढ़ा है वो अवतल लेंस के लिए हो जाएगा और जो अवतल दर्पण के लिए पढ़ा है वो उत्तल लेंस के लिए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसी प्रकार से अवतल जो दर्पण लेंस होता है और उत्तल दर्पण होता है, दोनों ही आपके अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों को फैला देता है। इसीलिए इनको हम लोग डाइवर्जिंग या अपसारी है ना दर्पण कहते हैं। आप लोग इसको सुधार लीजिएगा है ना, वो ये वाला अपसारी है ना, डाइवर्जिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका एक टेबल मैंने तैयार कर दिया है, इसको आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको लिख लीजिए कहीं पर कॉपी में जहां पर नोट्स बनाते हैं, ताकि ये आपको भविष्य में याद रहे, कहीं पर भी गड़बड़ ना हो। क्योंकि इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने बनाया है जो अभी तक किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं गया। अगर धोखे से भी पूछ रहे हैं तो कंफ्यूजन में गलत आंसर टिक करके आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा
कि निम्न में से किससे लेंस नहीं बनाया जा सकता है, विच वन ऑफ है ना इज नॉट यूज्ड फॉर लेंस फॉर्मेशन। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, पानी, प्लास्टिक, कांच और लकड़ी। तो आप याद रखिएगा है ना कि केवल और केवल लकड़ी, क्योंकि लकड़ी कैसा होता है, अपारदर्शी होता है। तो अपारदर्शी वस्तुओं से हम कभी भी लेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको परिभाषा में बताया कि कोई भी ऐसी पारदर्शी वस्तु जिसका कोई कम से कम एक सतह जो होता है वो वक्रीय हो या गोलीय हो या वक्रता लिए हुए हो, कर्वेचर लिए हो, वो लेंस कहलाता है। तो जाहिर सी बात है ना, पारदर्शी के तौर पे पानी भी है, प्लास्टिक के भी बनाए जा सकते हैं और कांच भी होता है, लेकिन लकड़ी नहीं होता। तो यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन डी जो है ना, वो गलत, मतलब गलत हो जाएगा, नहीं मतलब डी ऑप्शन सही है, इसको सुधार लीजिएगा। आगे देखते हैं आपका, है ना, अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला प्रकाशिक उपकरण। पहला आपका जो है ना, पहला लेक्चर जो हमारे लाइट से रिलेटेड परावर्तन का पढ़े थे, वहां से आपका लिया गया है। तो परावर्तन के सिद्धांत पर हमने देखा था कि दर्पण कार्य करता है, क्योंकि वही प्रकाश को परावर्तित करने का गुण रखता है। भाई लेंस तो पारदर्शी, इसलिए वहां से तो प्रकाश किरणें अपवर्तित हो जाएंगे, तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा दर्पण। इसी प्रकार से प्रकाश के अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करने वाला प्रकाशिक उपकरण तो दर्पण परावर्तित कर देता है ना। यहाँ पर आपका उत्तर लेना है लेंस को। कभी भी प्रिज्म भी आपका अपवर्तित कर देता है, इसलिए प्रिज्म आंसर नहीं लेना है, आप क्या लेंगे, आप लेंस को उत्तर लेंगे। चलिए और आगे देखते हैं, प्रकाश किरण किसी सतह से टकराकर वापस अपने माध्यम में लौट जाती है, कौन सी घटना है, तो ये तो भाई परावर्तन की परिभाषा ही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जिससे वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह भी परिभाषा है किसकी, अपवर्तन की। अगला प्रश्न देखिए कि प्रकाश किरण कांच से वायु में प्रवेश करती है, तो वह क्या हो जाएगा उसका, क्या वो अपने मार्ग पर ही चलते रहेगी, क्या अभिलंब के समानांतर हो जाएगी, क्या अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के करीब आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर दिख रहा है कांच और वायु से तुलना कीजिए, कांच होता है सघन और वायु होता है विरल। तो प्रकाश किरण जो होता है सघन से विरल में प्रवेश कर रहा है इसलिए वो अपने अभिलंब से दूर हट जाएगा, उत्तर क्या हो जाएगा, है ना, अभिलंब से दूर हट जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका, प्रकाश किरण पानी से कांच में प्रवेश कर रहा है, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कोण से संबंधित क्वेश्चन है, अभी तक के किसी भी व्यापम और पीएससी के पेपर में यह क्वेश्चन देखा नहीं गया है, भविष्य में आने की इसकी संभावना है। तो प्रकाश किरण पानी से कांच में प्रवेश कर रहा है, यानी कि आपका विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है। तो जब भी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो आप देखिए आपका आपतन कोण जो होता है वो ज्यादा हो जाता है और अपवर्तन कोण जो होता है वो आपका कम हो जाता है। आप इस चित्र में देखिए, आपतित किरण यानी कि ऊपर पानी और नीचे कांच है, तो आपतित किरण से यानी कि आपका आपतन कोण जो बना रहा है विलंब के साथ, उसका आपका कंपैरिजन कीजिए नीचे आपके अपवर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले कोण से। आपको समझ में आ रहा होगा कि आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अभिसारी प्रवृत्ति का है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। अभी के जो हमने वीडियो में ठीक थोड़ी देर पहले देखा है, अभिसारी, यहाँ पर देखिए मैंने कोई भी चीज में उत्तल अवतल ऐसा कोई जो कॉन्सेप्ट नहीं लिया है। अभिसारी कन्वर्जिंग, जो कि समानांतर प्रकाश किरणों को समेटता है, एक जगह लाता है ना। तो किसको बोलते हैं अभिसारी प्रवृत्ति का, कौन होता है, आप जो है ना देखिएगा इसको। तो अभी हमने देखा था कि अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस और आपका उत्तल दर्पण दोनों ही अपसारी प्रवृत्ति के होते हैं, जबकि अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये अभिसारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये चित्र आप देख लीजिए, इसमें आपका है ना उत्तल लेंस और आपका अवतल दर्पण दोनों ही कैसे होते हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के होते हैं, अभिसारी प्रवृत्ति के होते हैं। ये प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है, और जो टेबल जिसको मैंने कहा था स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बहुत काम की वस्तु है आपके लिए इस तरह के प्रश्नों में। चलिए एक प्रश्न और है, एक वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी हुई है तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आया है व्यापम के परीक्षा में कि एक वस्तु है ना उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी गई है। तो हमने पढ़ा है कि उत्तल दर्पण में सिर्फ दो ही कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति की, या तो अनंत में रख दो या तो दर्पण के सामने रख दो। अनंत पे रखोगे तो प्रतिबिंब जो है फोकस पे बनता है ना, और फोकस पे बनता है तो आपका जो है आभासी होता है, सीधा होता है, बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। जबकि आपका
दर्पण के सम्मुख रख दिया जाएगा तो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है और यहाँ पर भी आभासी होता है, क्योंकि भाई दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, इसलिए वो हमेशा आभासी ही रहेगा, और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है इसलिए हमेशा सीधा रहेगा। यदि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो ये चित्र देख के समझ जाइए। आपको मैंने कहा था कि जब वस्तु अनंत पे रखी होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और जैसे जैसे वस्तु को हम दर्पण की ओर सरकाते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब भी फोकस से मुख्य अक्ष की ध्रुव की ओर खिसकता चला जाएगा। किसी भी कंडीशन में चित्र हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में ही बनेगा उत्तल दर्पण के संदर्भ में, ठीक है। यही आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था लेंस में इसको पलट लेना है ना, ये अवतल लेंस के यही कंडीशंस अभी थोड़ी अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब देखिए भाई अगला प्रश्न चलिए ठीक, तो ये आपको उत्तल दर्पण के सम्मुख रखी हुई, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी आप लोग इस चित्र के माध्यम से देख के बता सकते हैं। प्रकृति कैसी होगी, दर्पण के पीछे है इसलिए आभासी होगा, और आपका मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है इसलिए सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, सीधा और आभासी। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। बहुत ही सिंपल सा सवाल कि यदि वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, और वस्तु अगर फोकस पे रखा हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। बहुत ही बेहतरीन हमने इसको दर्पण के सेक्शन में एक सर्कल वाला इमेज तैयार करवाया था जिसपे बहुत ही आसान से आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोकस पे रखा है तो अनंत पर इमेज बनेगा। अब देखिए इसी प्रश्न में यदि प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा पूछने के बजाय ये पूछ दिया कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बहुत ही बेहतरीन था। इसका भी आंसर एकदम अच्छा है कि यदि अनंत पर रखा है तो फोकस पर बनेगा और प्रतिबिंब इतना छोटा बनेगा कि उसको हम देख भी नहीं सकते हैं, है ना, बहुत ही ज्यादा छोटा बनेगा, यानी कि बिंदु आकार का बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगा। और यहीं पर अगर फोकस पे वस्तु रख दोगे तो आपका प्रतिबिंब बहुत ज्यादा बड़ा बनता है, हाईली इनलार्ज बनता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका, है ना, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा। चलिए तो ये रहा आपका एक अवतल दर्पण के प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम जो हमने दर्पण में पढ़े थे, आप एक बार और देख लीजिए कैसा। तो हमने यहाँ पर 6 कंडीशन पढ़े हुए थे कि वस्तु कहाँ कहाँ रखी जा सकती है। आपका अनंत पर, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में, है ना, वक्रता केंद्र के ऊपर, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, और फोकस के ऊपर, और अंतिम कंडीशन जो होता है वो फोकस और ध्रुव के ऊपर होता है। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे जैसे वस्तु दर्पण के करीब आएगा वैसे वैसे प्रतिबिंब भी वस्तु, है ना, दर्पण से दूर चला जाएगा, लेकिन वस्तु का आकार तो वही रहेगा, प्रतिबिंब का आकार जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, चूंकि प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं अवतल दर्पण में इसलिए हमेशा उल्टे होंगे, और दर्पण के सामने कोई भी प्रतिबिंब अगर बनता है तो वो वास्तविक होता है, पीछे बनता है तो वो आभासी होता है, यानी कि सामने रियल और पीछे वर्चुअल होता है। ठीक, अंतिम कंडीशन जब फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु हो तो वो दर्पण के पीछे चला जाता है। एकमात्र अपवाद का केस होता है जिसपे आपका, है ना, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये अगर हम लोग इसको शॉर्टकट वे में देखें जो हमने पहले क्वेश्चन किया है, ठीक, अभी उसके अगर हमको उस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये आपका इमेज को स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है, आपको आंसर तुरंत बनेगा। जैसे अनंत हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, फोकस हो गया और ध्रुव हो गया। इन बिंदुओं के बीच में अगर फिर से एक बार रिवाइज कर लें तो यदि वस्तु अनंत पे रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो सेंटर और फोकस के बीच में बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखिए आप वस्तु आगे खिसकाते जाइए, प्रतिबिंब आगे खिसकते जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा, हमेशा काम आएगा ये आपके दर्पण से संबंधित प्रश्न में। और व्यापम इस टॉपिक से यानी प्रकाश से रिलेटेड एक न एक प्रश्न प्रत्येक पेपर में पूछ ही रहा है। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। एक और प्रश्न, निम्न में से कौन उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में, बिल्कुल गाड़ियों के पृष्ठ दृश्य दर्पण में हम लोग जो वाहनों में यूज करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए गलत है क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। धूप के चश्मों में यस उत्तल दर्पण के तौर पर कोटिंग की जाती है जिससे वो लाइट रिफ्लेक्ट कर देता है। गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि वस्तुओं को बड़ा करने, मैग्नीफाइंग करके देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, जबकि छोटा करके देखना है तो अवतल दर्पण का। जो कटोरी में हम पलट के देखते हैं ना अपने खुद के शकल को तो बड़ा दिखाई देता है, तो कटोरी पलट के देखोगे तो बड़ा दिखता है, अगर ऊपर करके देखोगे तो उसमें छोटा दिखाई देता है। तो मैग्नीफाई करके देखना है तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। तो यहाँ पर आपका पहला 1, 3 और 5 जो है सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन अभिसारी दर्पण का उपयोग नहीं है। अभिसारी बोल दिया है, ठीक है, अभिसारी। अभिसारी का मतलब कहाँ पर आ गए हम लोग, अवतल दर्पण में आ गए। चलिए देखते हैं
तो अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के लिए होता है। नाक, कान, गला और डॉक्टर के बिल्कुल डॉक्टर्स मिरर बोला जाता है। पृष्ठ दृश्य दर्पण के रूप में प्रयोग नहीं होता है, नहीं होता है, जबकि सोलर कुकर के रूप में होता है। आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देखिएगा, इसका पूरा बेहतरीन आपको दर्पण के उपयोग वाले वीडियो में इसका आपको डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है। चलिए देखते हैं और आगे अगला प्रश्न आपका प्रश्न समाप्त हुआ। तो भाई आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों ने पिछला वीडियो पूरा देखा होगा तो अभी जितने भी प्रश्न हमने किए हैं वो आपसे चुटकियों में बने होंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बाकी बड़े बड़े सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि आपका पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, जीएस है, हिस्ट्री है, ये काफ़ी समय लेता है और इनके लिए हमें समय देना भी पड़ता है क्योंकि ये वास्ट एरिया है। लेकिन साइंस के लिए हमें ज़्यादा समय नहीं देना है, इसीलिए छोटे छोटे 5-5 मिनट के वीडियोज़ हैं। यदि आप डेली 1 या 2 देख भी लिए अपना काम कहीं पे बैठे बैठे, तो हम हर वीडियो के साथ अपना 2-4 क्वेश्चन भी दे देते हैं। तो आप वीडियो भी देखिए, क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए, अगली वीडियो में वही क्वेश्चन रिवाइज भी हो जाते हैं। तो आपके लिए ज़्यादा पढ़ने और रिविज़न करने में ज़्यादा समय नहीं खपाना पड़ेगा। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे लेंस और उसमें बनने वाले प्रतिबिंब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।